नमस्कार, मैं संदीप सर। और जैसा कि आपको पता ही है कि कल यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ और जितने भी बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग आज जितने भी प्रश्न आए हैं उसको डिटेल रूप में देखेंगे कि आखिर प्रश्न कहां से आए, साथ ही साथ उसका यदि वह उत्तर हुआ किसी क्वेश्चन का तो आखिर क्यों हुआ, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखें कि हमारी संस्था यानी वेदांगा आईएएस, हम लोग बेसिकली सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी मैं फिलहाल हिस्ट्री और साइंस एंड टेक को डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद अगले सेक्शन के वीडियो में आपको अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसी कार्यक्रम को। और जहां तक बात है, मैं एक ओवरऑल आपको लुक दे सकता हूं, बता सकता हूं, जरा ध्यान से सुने। वो यह है कि यदि क्वेश्चंस देखा जाए कि कितने क्वेश्चन कहां से आए, तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे थे। और इस बार ज्योग्राफी ने अच्छा अपना स्पेस बनाया यूपीएससी। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस 20 हैं, याद रखेंगे। और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, यदि पर्यावरण के क्वेश्चन को देखा जाए तो यह थे 15। हिस्ट्री के देखा जाए तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे 14। पिछले बार से कम है, पिछले बार हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस थे, उससे पहले भी 20 थे, इस बार 14 क्वेश्चंस थे, ध्यान रखेंगे। साइंस टेक के क्वेश्चन जो थे, जो आए आपके, वह लगभग 7 आए। पॉलिटी के 16 क्वेश्चंस आए हैं, 15 to 16 कहा जा सकता है, 15 से 16, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री में भी चले गए और कुछ क्वेश्चन इसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, तो आप इसको 15 भी कर सकते हैं। ओके, तो ये 15 क्वेश्चंस है, ठीक है। और इकोनॉमी विद करंट अफेयर, ये 16 क्वेश्चन। इको विद करंट, यह 16 क्वेश्चन। यानी पॉलिटी के 15, इकोनॉमिक्स और करंट बेस्ड इकोनॉमिक्स 16, ज्योग्राफी 20, इन्वायरमेंट 15, हिस्ट्री 14 और साइंस एंड टेक 7 क्वेश्चन। तो ये कुल मिलाकर के इतने क्वेश्चंस आए। अब आपको ये बात भी बोल देते हैं यहीं से, वो यह है कि इस बार जो क्वेश्चंस आए उसको देख करके ये साफ लग रहा है कि पिछली बार से इस बार क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा सा अलग था, थोड़ा ज्यादा वह अंदर घुस के पूछा गया। और यदि मैं सरल शब्दों में कहूं तो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन टफ थे। इस बार कट ऑफ यदि माना जाए तो 43, 44, 45 में से कोई भी एक अंक कट ऑफ के रूप में हो सकता है, इसको ध्यान में रखें। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं हिस्ट्री सेक्शन को और साइंस एंड टेक सेक्शन को देखूंगा, तो उसी की शुरुआत की जाती है आज। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आया, 81 नंबर। ये बेसिकली पेपर डी है, यानी कि आपका, तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन, महासंघिक बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक संप्रदाय है, महासंघिक। तो धान्य के जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में एक समृद्ध स्थल था, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो इसका उत्तर जो होगा वह तो आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन यहां पर कुछ बातों को और भी ध्यान में रखें। वह यह है कि महासंघिक जो है, यह शब्द आया कहां से? तो यदि आप हिस्ट्री में देखे होंगे कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, यानी 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे। दूसरा सम्मेलन आपको पता ही होगा वैशाली में हुआ था।
काला अशोक उस समय है ना मगध के राजा थे और उन्होंने करवाया था वैशाली में। और आप ये भी जानते होंगे कि सर्वकामिनी ही इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, सर्वकामिनी। अब यहां पर एक ध्यान रखेंगे कि इसी सम्मेलन में क्या हुआ, बेसिकली बौद्ध धर्म के बारे में मैं कह रहा हूं। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म देखा गया कि दो बराबर भागों में बट गया। एक को कहा गया थेरवाद और एक को कहा गया महासंघिक। थेरवाद वह थे जो परंपराएं, जो पुरानी परंपरा है बुद्ध की, उसके अनुसार चलना चाहते थे। इस सम्मेलन में उनको थेरवाद कहा गया, थेरवादी कहा गया। और जो उसके साथ कुछ मॉडिफाइड करना चाहते थे, मतलब जो बुद्ध के प्रॉपर डिसिप्लिन है, जो सिद्धांत है, उसमें से कुछ प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स को जोड़ना चाहते थे, कुछ परिवर्तन चाहते थे, उनको महासंघिक कहा गया। और इस सम्मेलन में महासंघिकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। यहां से यह महासंघिक आया। महासंघिकों को के जो माने जाते हैं, जो मेन उपासक जहां से वो शुरू हुआ, वो महाकश्यप है। यानी महासंघिकों के थे महाकश्यप। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि महासंघिकों कौन थे, कश्यप थे। और इनके थे महाकच्चायन, थेरवाद के महाकच्चायन, महाकच्चायन यानी महाकच्चायन थेरवाद के सारे लोग अपने गुरु महाकच्चायन को मानते थे और महासंघिक महाकश्यप को मानते थे। और यह जो डिवीजन हुआ, जैसे कि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के चौथे सम्मेलन में जो कश्मीर में हुआ था, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। इससे पहले भी बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था, महासंघिक और थेरवाद। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और एक बात और भी रखेंगे याद कि महासंघिकों को एक और नाम से जाना जाता है, वह है सर्वास्तिवादी। सर्वास्तिवादी यानी परिवर्तनवादी, ठीक है, सर्वास्तिवादी या महासंघिक यही है। और धान्यखेट कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, मैंने बताया कि 14 क्वेश्चन आपके सीधे यहां से आए हैं, तो जरा इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये स्तूपा के बारे में आपको पता ही है, स्तूप बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को पुराने जमाना में स्तूप कहा जाता था। तो ये लिखा हुआ है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध धर्म की संकल्पना है। मतलब क्या इससे पहले, बौद्ध धर्म से पहले क्या स्तूप की संकल्पना नहीं है? तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा हम लोग को वेद में भी मिलता है, वैदिक साहित्य में भी मिलता है स्तूप के बारे में जानकारी। यानी कि यह कहीं ना कहीं स्तूप वैदिक धर्म में भी कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ये बात गलत है, पहला सही हो गया। दूसरा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। अवशेष मतलब कुछ रेन्यूज, कुछ रेसिडुअल चीजें उसमें रखी जाती थी। कहाँ रखी जाती थी? स्तूप पास में। देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि स्तूप, जैसे कि ये मैं एक स्तूप बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दें। और ये बाउंड्री होती थी, यहां पर गेट होता था, ठीक है। ये स्तूप है। इस टाइप का एक डोम बनता था, एक अंडाकार बनता था। इसके ऊपर में ये वाला हर्मिका कहा जाता था। ये छत्र था, छाता की तरह। ये अंड है जिसको डोम कहा गया, और ये बाउंड्री है जिसको वेदिका कहा गया। क्या कहा गया? वेदिका। और याद रखेंगे गेट को कहा जाता था तोरण। अब प्रश्न है कि स्तूप में आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ये बिल्कुल सही है कि कुछ यहां पर कुछ सामग्री रखी जाती थी, पवित्र सामग्री। खासकर बौद्ध धर्म में शुरुआती जो स्तूप बने, वहां पर बुद्ध के बॉडी पार्ट्स को रखा गया। 8 मूल स्तूपा है। मूल स्तूपा उन्हें कहा जाता है जिसमें सीधे बुद्ध के बॉडी के पार्ट है, और ये बुद्ध की मृत्यु के बाद बने तुरंत।
लेकिन उसके बाद जो स्तूप बने वह मूल स्तूप नहीं कहे जाते हैं। बाकी जो स्तूप था जो बना है उसमें या तो बौद्ध बुद्ध के द्वारा प्रयोग में लाई गई कुछ चीजें थी उसको रखा गया था पवित्र सामग्री के रूप में, या तो कुछ नहीं रखा गया। तो यहां पर पूछा गया आमतौर पर, तो आमतौर पर तो है कुछ, यदि यहां पर आता कि बिना अवशेष का नहीं बना तब तो गलत होता, लेकिन आमतौर पर है तो अवशेष है। ठीक है, तो याद रखेंगे शुरुआत में मूल स्तूपा है जिसमें बुद्ध के बॉडी पार्ट है, और उसके बाद उसकी संख्या 8 है। फिर जब मौर्य काल आता है उस समय जब स्तूप बनते हैं, अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनाए हैं, तो वहां पर बुद्ध के द्वारा प्रयोग में लाई गई चीजों का यूज किया गया। तो 2 वाला बिल्कुल सही है। तीसरा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना है। बिल्कुल बात सही है कि बौद्ध धर्म से संबंधित ही एक स्मारक है, एक संकल्पना है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, इसमें पूछा कितने कथन सही है, ये नहीं कौन सा सही है, कितने हैं। तो 1 और 2 सही है, मतलब 2 और 3 सही है और 1 गलत है। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? केवल 2 सही है, तीनों सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। अब आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर, ध्यान देंगे। 83, प्राचीन काल में कोरकोई, पुमपुहार और मुरुचि किसके लिए विख्यात थे? ये संगम पीरियड के, संगम काल का है, याद रखेंगे ये सब। और ये तीनों ही स्थल संगम काल में बहुत महत्वपूर्ण थे। और ध्यान रखिएगा कि यदि आप देखेंगे तो यहां पर पांड्य थे, थोड़ा नीचे यहां पर आइए तो चोल थे, और इधर वाला पोर्शन में ये वाला यहां से यहां तक ये चेर है, केरल वाला पार्ट। तो 3 मेन स्टेट थे, पांड्या, चोलास और चेर। ये संगम काल के बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश थे 3, और ये तीनों ही स्थल 3 राज्यों में थे। ये जो कोरकोई था यह तटीय राजधानी थी पांड्यों की, पांड्य की तटीय राजधानी थी। पुमपुहार जो था ये चोलों का था, इसका था चोलों का, यह भी तटीय क्षेत्र था। और मुसरी इस साइड में था, वेस्टर्न साइड था, यह भी एक पोर्ट है किसका? चेरों का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये तीनों पतन थे, याद रखें ये तीनों पतन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं 84, ये इंग्लिश में है, वही धान्य कटा, तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दूसरा पॉइंट, एंशिएंट इंडियन कंसीडरेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वही कंसेप्ट ऑफ बुद्धा, कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, बेसिकली बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है, ये गलत है। कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज इन ऋग्वेदा आल्सो, okay, in Vedic literature also, so this statement is totally wrong, and second and third is right, okay। यहां पर भी वही है, 3 तटीय नगर है, these are ports basically। अब आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में, मतलब संगम काल का ही बात हो रही है, एंशिएंट इंडिया का, याद रखें संगम काल है, लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यह शुरू होता है। 3 महत्वपूर्ण राजवंश मैंने बता ही दिया, चेर, चोल और पांड्य। बोला है कि संगम कविताओं में यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करे। वट किरुतल क्या था? पहला ऑप्शन है इसमें राजाओं द्वारा महिलाओं अंगरक्षिकाओं यानी बॉडीगार्ड की नियुक्ति, यह गड़बड़ है, यह नहीं होगा। दूसरा है राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े हुए विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होना, यानी विद्वानों का एकत्रित होना, यह भी गलत है। तीसरा है किशोरियों द्वारा यानी एडल्ट्स के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर की निगरानी करना पशु पक्षियों से, यह भी गलत है। चौथा देखिए, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर मृत्यु वरण को प्राप्त करना, मतलब वो लोग क्या करते थे, इनका कहना है लास्ट वाला स्टेटमेंट कि जो राजा पराजित हुआ था वो क्या होता था, फास्टिंग करता था, आमरण अनशन करता था, तब तक करता था जब तक वो मृत्यु को प्राप्त न कर जाए, और यही सही है डी। और इसी को वट किरुतल कहा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, जरा देखा जाए। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार करें, एम्पायर्स पर।
होयसला, गढ़वाल, काकतीय और यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य 18वीं शताब्दी में स्थापित कर लिए थे? आर्ध 8वीं शताब्दी, आर्ध 8वीं शताब्दी मतलब 750 एडी तक कौन एक राज्य इसमें से आ गया था? ध्यान दीजिए, एक बात तो ध्यान लीजिए, वो यह है कि होयसल जो थे ये लगभग माना जाता है कि 1026 के आसपास साला नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। तो क्या यह 750 में आ गया था? तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा उत्तर। याद रखेंगे, गढ़वाल में लगभग 1080 में यह आया था एडी में, यानी ईस्वी में, चंद्रदेव। तो यह भी गलत हो गया क्योंकि यह भी इसके बाद है। काकतीय राजवंश में आई। काकतीय जो थे कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। क्या थे? चालुक्य जो थे ये बेसिकली इसके सामंत, काकतीय जो थे ये सामंत नहीं थे, बेसिकली मैं गलत बोल रहा हूं। होयसला जो थे ये बेसिकली सामंत थे, किसके? कल्याणी के चालुक्य के। मैं अभी काकतीय की बात कर रहा हूं जिनका वारंगल यानी तेलंगाना के आसपास का क्षेत्र में इनका शासन था। और यह बेसिकली 1163 एडी के आसपास ये आए थे और इनका डायनेस्टी, इनका राजवंश स्थापित हुआ था। वेन्नी जो है, बेसिकली वेन्ना बोला जाता है इनको, वेन्ना काकतीय राजवंश के फाउंडर थे। तो यह भी 750 के बाद है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। कौन थे? वेन्ना। कब है? 1163 में। कहां पर? तेलंगाना वाला वारंगल वाला क्षेत्र। आपको पता ही होगा, प्रसिद्ध काकतीय शासक जो प्रताप रुद्रदेव थे, उनका एक महान है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जब भेजा था नीचे मलिक कफूर को युद्ध करने के लिए, उस एरिया में धन को लूट के लाने के लिए, तो पहला आक्रमण दक्षिण भारत में उन्होंने यहीं पर किया था, काकतीय राजवंश पर। प्रताप रुद्रदेव शासक थे, हराया गया था उनको। उसके बाद आप ये भी याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में एक है ना रुद्रमा देवी भी है, बहुत जबरदस्त शासक हैं, होयसल शासक। तो याद रखेंगे महिला शासक हैं, कौन? रुद्रमा देवी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, वो किस वंश से थी? वह थी आपका काकतीय राजवंश से। आगे है आपका यादव। यह 1187 एडी में स्थापित हुआ था सुवेना के द्वारा। सुवेना, यानी यह भी नहीं है यादव राजवंश, यह भी नहीं है। ऊपर का विंध्या क्षेत्र के आसपास में, ऊपरी क्षेत्र में दक्कन का, वहां पर ये थे यादव, ये भी नहीं है सुवेना इसके। और यह है 187, ये भी नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे राजवंश 750 एडी से बाद के हैं। ठीक है, आइए बाजू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और जरा देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन साहित्यकृत हैं, ये सब बुकों के नाम है, इधर रचनाकार है, इनमें से कितने युग्म सही हैं? तो देवी चंद्रगुप्तम लिखा हुआ है, ये बिल्हण का है, बिल्कुल नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस की है, सॉरी विशाख दत्त की है, विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की एक फेमस बुक है, उसका नाम मैंने बोल दिया था अभी, मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है जिसमें रामगुप्त के बारे में चर्चाएं की गई है। उसमें यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त के बाद सीधा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा नहीं बने थे, बीच में रामगुप्त करके भी एक राजा बना था। उसी में एक कहानी यह भी लिखी हुई है कि एक बाहरी आक्रमण हुआ था, उससे बचने के लिए, उस आक्रमण से साम्राज्य को बचाने के लिए उस आक्रमणकारी ने शर्त रखी कि अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो। जब यह खबर इसके भाई अनुज भाई को, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, जिसको आप चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं, उसको प्राप्त हुई, तो उन्होंने स्त्री भेष जाकर के, स्त्री भेष में उनके शिविर पर गए, विदेशी आक्रमणकारी के शिविर में गए, वहां उनकी हत्या की, आकर के अपने भाई यानी रामगुप्त की भी हत्या की और राजा बना। ऐसी कहानी इसमें लिखी हुई है देवी चंद्रगुप्तम में। मतलब इसके अनुसार समुद्रगुप्त के बाद सीधे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो आप जानते हैं राजा बने हैं, वह नहीं बने हैं, उसके बाद रामगुप्त बने हैं। ऐसा एक साहित्यिक साक्ष्य है देवी चंद्रगुप्तम में जो विशाख दत्त की लिखी हुई है। हाँ, विशाख दत्त की एक और भी बुक है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य काल के बारे में बहुत अच्छा विवरण प्राप्त होता है।
हमीर महाकाव्य, नाय चंद्र सूरी, ये बिल्कुल सही है। हमीर महाकाव्य जो है वह नाय चंद्र सूरी का ही है, एकदम यह बिल्कुल सही है। इसमें चित्तौड़ के एक राजा है हमीर देव, उनका साम्राज्य विस्तार का वर्णन है। चित्तौड़ के शासक थे मालवा, यानी चित्तौड़ के शासक, मालवा के शासक हमीर देव है ना। किसका? हमीर देव। हमीर देव कहां के थे? या तो आप मेवाड़ कह सकते हैं या चित्तौड़ कह सकते हैं। और इनके साम्राज्य विस्तार का आपका वर्णन है। अगला है मलिंद पन्हो। क्या यह नागा अर्जुन की है? बिल्कुल नहीं है, यह नागसेन की है। यही क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में भी, ध्यान रखेंगे। मलिंद पन्हो किसकी थी? नागसेन की है। आपको पता होगा नागसेन एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, और इनका और बेसिकली मलिंदा का, जिसको है ना मिनांडर भी कहा जाता है, एक इंडो ग्रीक शासक हुए थे उत्तर मौर्य काल में, है ना। आपको पता होगा उत्तर मौर्य काल यानी लेटर मौर्यन पीरियड। ये जो आपका 187 बीसी से लेकर लगभग 300 एडी तक रहता है, और इस पीरियड में कई विदेशी आक्रमण हुए। इसमें पहला था इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया, फिर आपको पता ही है शकों ने किया, फिर पार्थियंस ने किया जो ईरान के थे, फिर कुषाण ने किया जो चाइना के थे, है ना। तो यही इंडो ग्रीक शासक में से एक शासक है मिनांडर, इसे मलिंद भी कहा जाता। और मलिंद और नागसेन के बीच में कुछ बातें हुई दरबार में, और उससे प्रभावित होकर मलिंद यानी मिलांडर बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, और इसमें ये सब बातें हैं। तो ये बुक किसकी होगी? मलिंद पन्हो नागसेन की है, न कि नागार्जुन की है। नागार्जुन तो एक बौद्धिस्ट फिलोसोफर है, शून्यवाद उन्हीं का दिया हुआ सिद्धांत है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये गलत है, दूसरा सही है, पहला भी गलत है। तीसरा आइए नीति वाक्य मित्र, ये सोमदेव सूरी का है, बिल्कुल सही है। नीति वाक्य जो है यह सोमदेव सूरी का है। दक्षिण भारत के बहुत बड़े जैन संत हैं, जो लगभग 950 के बाद ये रचना रची गई थी। 950 के बाद ये रचना लिखी गई, और ये महान जैन संत थे। तो इसमें से चौथा सही है और दूसरा सही है, यानी 2 स्टेटमेंट सही है। तो उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 सही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। हम लोगों ने कौन सा प्रश्न देखा? 86। अब आते हैं हम लोग 87। 87 देखिए क्या है, जरा देखा जाए। आत्मा केवल जंतु या पाद जीव संपदा में नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रभावित जल धाराओं या अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में है। यह किस संप्रदाय का मानना? मतलब सिंपल कहा जाए तो आत्मा सब चीज में है। जब बहते हुए पानी में है, जीव जंतु में तो है ही, पत्थरों में भी है। यह किसका है? देखिए, बौद्ध और जैन परंपरा नहीं होगा, अनिश्वरवादी अनात्मावादी ये लोग हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यह उत्तर डी होगा, शैव परंपरा। शैव परंपरा में ऐसा माना गया है कि आत्मा हर एक वस्तु में, शैव परंपरा उसे कहा गया जिसमें विष्णु और उसके अवतारों की पूजा हो, और यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। आगे चलो 88 में आते हैं। 88 में एक क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी की राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर या कुल्या का निर्माण किया? सिंपल सी बात है, बांध का निर्माण कौन किया और नहर किसने बनाया? तो याद रखेंगे यह शासक जो होंगे यह होंगे, देवराय भी लिखा हुआ, मल्लिकार्जुन भी है, वीर विजय भी है और विरूपाक्ष भी है। इसका उत्तर होगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम बेसिकली संगम, आपको पता होगा कि विजयनगर में 1, 2, 3 और 4 राजवंशों ने राज किया था। पहला था संगम राजवंश, बेसिकली 336 में हरिहर और बुक्का
दो भाइयों के द्वारा यह स्थापित किया गया था। पहले हरिहर फर्स्ट ने रूल किया, फिर बुक्का उसके भाई ने रूल किया, है ना, और फिर धीरे धीरे करते हुए देवराय प्रथम ने भी इस पर बेसिकली शासन किया। और आपको, है ना, मैंने बताया कि देवराय प्रथम जो थे वो भी इस पर शासन किया। लगभग 406 ईसा पूर्व में ये शासन करने के लिए आए। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इसी के समय देवराय प्रथम के समय में ही एक इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा भी की थी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए इसको ध्यान। मध्यकालीन गुजरात में किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सपुर्द कर दिया? मतलब दमन द्वीप वाला द्वीप को किसने सपुर्द कर दिया? अहमद शाह है, महमूद बेगड़ा है, बहादुर शाह है और मोहम्मद शाह। तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह। बहादुर शाह याद रखें हुमायूं के समकालीन थे, बहुत ताकतवर राजा थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत छीन होने लगी। माना जाता है कि अंततः बहादुर शाह को मारने वाला भी पुर्तगाली लोग ही थे। उन्होंने इसको छल कपट से मार दिया था बहादुर शाह को, ध्यान रखेंगे इस बात को। और हुमायूं के समकालीन थे, माना जाता है हुमायूं का एक प्रबल दुश्मन भी था। एक बात यह भी याद रखेंगे, महमूद बेगड़ा का नाम आया है, गुजरात के राजाओं में इसका नाम भी बहुत जबरदस्त है। माना जाता है कि महमूद बेगड़ा को इतिहास में कुछ बातों के लिए, विशेष बातों के लिए भी जाना जाता है। एक बार कहा जाता है कि उसकी मूछें इतनी लंबी थी, मुस्टाच, कि वो पीछे बैक साइड बांधता था। और दूसरा बात यह भी कहा गया है महमूद बेगड़ा के बारे में कि शायद इसको बचपन से ही, बारबोसा इस बात को कहता है कि उसे बचपन से ही शायद जहर दिया जाता था, इसलिए जब कोई मक्खी उसके शरीर पर बैठती थी वो फूल करके खुद ब खुद मर जाती थी। ठीक है, चलिए, महमूद बेगड़ा तो इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर सी बहादुर शाह है। इसने दीव को, गुजरात का शासक जिसने दीव को पुर्तगालियों को दे दिया। 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब बहुत सरल क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सरल आए हैं। क्लास में जितना बताया गया उससे काफी क्वेश्चन मैच खा रहा है, अभी और भी बताएंगे। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? याद रखेंगे, ये चार्टर एक्ट 1833 था। 1833 चार्टर एक्ट, उस समय विलियम बेंटिक, है ना, भारत के गवर्नर थे, सॉरी बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और इन्हीं के समय यह एक्ट आया था। तो कहा जा सकता है कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। क्यों? क्योंकि इसी एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उस समय विलियम बेंटिक ही थे भारत, तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर एक्ट में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। एक बात यह भी था कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यह भी कहा गया था, 1813 के बारे में कह रहा हूं, 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में कहा गया था, इससे पहले वाला जो आया था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार करता था उस पर सरकार ने कहा कि आप फुल्ली, इस पर मोनोपोली है, आप ही व्यापार करेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट में यह भी उनसे छीन लिया गया। मतलब सिंपल है, अब उनकी मोनोपोली न चाय के व्यापार पर रही और न चीन के साथ व्यापार पर। अब अदर कंपनी भी इसमें व्यापार करेगी। ठीक है, चलिए, ये तो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ और प्रश्न भी देखते हैं, और कौन कौन से प्रश्न हैं जरा उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक मिनट, और भी हिस्ट्री से जो कुछ क्वेश्चन आए हैं जरा एक बार देख लेते हैं उसको। इक्कीसवां नंबर क्वेश्चन जो है ये भी हिस्ट्री से था। अभी हम लोगों ने 10 किया हिस्ट्री से, अभी कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। 21वां नंबर देखिए यहां पर हिस्ट्री से, देखिए यहां पर क्या, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर, ठीक है, कौन है? अलेक्जेंडर, फिर है लॉन्गहास्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बोगेरस या बोगरस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से संबंधित है? वाल्टर इलियट, जेम्स बोगेरस, रॉबर्ट स्वेल,
लॉन्गहास्ट और अलेक्जेंडर, इनका संबंध किन चीजों से है, यही प्रश्न में आया हुआ है। इसमें ऑप्शन आप देख रहे होंगे, हिस्टोरियंस है बेसिकली, और इसमें लिखा हुआ है कि पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट। इसको यदि सही तरीके से आप देखेंगे तो इंग्लिश में आपको ज्यादा अच्छा नजर आएगा। जरा देखिए, एक मिनट, मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूं इसको आराम से। देखिए लिखा हुआ, तो ये क्या आर्कियोलॉजिस्ट थे या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, क्या इन्होंने ब्रिटिश प्रेस की स्थापना की थी जब भारत गुलाम था। आगे है चर्च की स्थापना की थी प्रिंसी स्टेट में। आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे से संबंधित थे। बिल्कुल गलत है, पहला उत्तर सही है, यही जान लीजिए। ये सभी आर्कियोलॉजिस्ट थे। जैसे अलेक्जेंडर रे ने खुदाई की थी पलवरम की, पलवरम जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में था पलवरम, उसकी खुदाई की थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट थे बहुत अच्छे। लॉन्गहस्ट के बारे में यदि बात की जाए तो ये ब्रिटिश बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा की खुदाई की थी। आगे चल करके रॉबर्ट स्वेल ने, इन्होंने अमरावती स्तूप की खुदाई की थी। जेम्स बोर्गस ने, ये तो बाकायदा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी रहे हैं 86 से 89 तक, 1886 से लेकर 1889 तक। और इसी ढंग से इनका भी है वॉल्टर इलियट। यानी ये सभी क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट थे और खुदाई उदाई संबंधित थे। मैंने बाकायदा बताया किसने किसकी खुदाई की थी। चलिए आगे बढ़ते, इसका उत्तर यानी ए होगा। 21, 22 पर आइए। 12वां क्वेश्चन हिस्ट्री का। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, इसमें से कौन सही है। हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर आर करेक्ट, कितने पेयर सही है। बेसनगर, क्या ये सैविज्म से संबंधित था। बेसनगर, और यहां पर साइट है बेसनगर, ठीक है। और यहां पर बोला गया है कि यहां पर सैविज्म से रिलेटेड केव मिले, बिल्कुल मिले। यहां पर गलती क्या होगा बच्चों से, वो जब बेसनगर पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो पढ़ते हैं बेसनगर का गरुड़ पिलर, और जब गरुड़ की बात होती है तो विष्णु समझ में आता है। यहां पर पिलर नहीं है, केव की बात हो रही है। क्या बेसनगर में कोई केव मिला है जो शिव से संबंधित है। बिल्कुल मिला है। याद रखेंगे बेसनगर उदयगिरी, उदयगिरी में है, यानी विदिशा मध्य प्रदेश। उदयगिरी की पहाड़ी है यहां पर बेसनगर। बेसनगर बेसिकली उदयगिरी पहाड़ी पर है और ये विदिशा में है। और उदयगिरी पहाड़ी में शिव और बौद्ध, शिव और विष्णु दोनों से संबंधित गुफाएं बनाई गई है। तो इसका मतलब एक पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दूसरा में आइए, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। भाजा, भाजा ये लेटर मौर्यन पीरियड से संबंधित है। और बिल्कुल यहां पर भाजा से हम लोग को बिल्कुल यहां से हम लोगों को बुद्धिस्ट के मिले हैं, बुद्ध से संबंधित के मिले हैं। और ये भाजा जो है वो पुणे में है, पुणे यानी महाराष्ट्र, यहां पर है। आगे है आपका तीसरा है, वह है सितना वसाल। सितना वसाल के क्या जैन धर्म से संबंधित है। तो बिल्कुल है, जैन धर्म से है। ये तमिलनाडु में है। ये बेसिकली कहां है, तमिलनाडु में है, ध्यान रखेंगे। और माना जाता है कि 7वीं सदी में तमिलनाडु में इस केव की स्थापना की गई थी और ये जैन धर्म से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यानी यदि उत्तर देखा जाए, हिंदी में पढ़ा जाए एक बार, तो मैं हिंदी में पढ़ दूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है। बेसनगर का बताई दिया, सैव गुफा है वहां पर। भाजा बताई दिया गया, पुणे में है, वहां पर बौद्ध गुफा है। और सितन वासल जो है दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में है और जैन गुफा से। यानी ये तीनों ही सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, तीनों सही। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
जो हिस्ट्री से संबंधित होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन भी आपको हिस्ट्री से संबंधित है, जरा इसको भी देख लेते हैं। अगला थोड़ा सा हिस्ट्री है, थोड़ा सा अलग भी। यहां पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में 7 अगस्त को हथकरघा हैंडलूम दिवस, हैंडलूम डे घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि 1906 में, अगला लाइन जो कथन है, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही है कि 7 अगस्त में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, और वहीं पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की बात की गई थी। कब? 7 अगस्त को, कि स्वदेशी को प्रमोट किया जाए। विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे हम लोग, अपने देश की खादी कपड़े पहनेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का यह मकसद था, और यह बिल्कुल भी सही है। इसलिए इस कथन का क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा दूसरा कथन एक कथन की व्याख्या करता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। एक बात ध्यान रखेंगे, वह यह भी है कि कलकत्ता का विभाजन की घोषणा जो थी, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में की गई थी, और 20 जुलाई 1905 में जब घोषणा की गई थी कर्जन के द्वारा, उस समय कर्जन थे गवर्नर, बंगाल को 2 भाग में बांट दो ताकि राष्ट्रवाद जो पनप रहा था बंगाल में वो कमजोर हो जाए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत में लाया गया था। इसकी घोषणा 16 जुलाई को हुई थी और इंप्लीमेंट 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। कर्जन ही थे उस समय। और इसी घोषणा के बाद भारत में जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, उसका संबंध उसी से। ठीक है, आगे चलिए, यानी इसका क्वेश्चन ये हुआ। अब आइए, ये 13वां नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन पर बातें करते हैं। ध्यान देंगे, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाने की प्रथा मोदी गवर्नमेंट ने शुरू की। संविधान दिवस चालू है। दूसरा कथन दिया हुआ 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। यह बिल्कुल गलत है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो एस्टेब्लिश हुई थी 29 अगस्त 1947 में हुई थी। 29 अगस्त 1947 में हुई थी। इसमें 7 मेंबर थे और 7 में से एक अम्बेडकर थे, जिनको उनका अध्यक्ष बनाया गया प्रारूप समिति। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 9 अगस्त 1947। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकार किया था, यानी अपनाया था, इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये बात सही है, ये बात गलत, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए सही किंतु आर गलत। याद रखेंगे, ए सही होगा यानी सी, और आर गलत होगा यानी दूसरा कथन गलत होगा। सेकंड क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब हुआ ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि इसमें 7 लोग थे। एकमात्र इसमें ऐसा व्यक्ति था जो मुस्लिम लीग का था, मोहम्मद सदातुल्लाह। याद रखेंगे, मोहम्मद सदातुल्लाह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो मुस्लिम लीग के थे। चलिए आगे, एक और व्यक्ति हैं खेतान थे 7 मेंबर में से। खेतान की मृत्यु के बाद, क्योंकि प्रारूप समिति बहुत लंबे समय तक चला, 141 दिन माना जाता है चला था, तो खेतान भी एक मेंबर थे। उनकी मृत्यु के बाद टीटी किस्माचारी प्रारूप समिति के मेंबर बने थे। कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हिस्ट्री से अलग कुछ और बातें, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा बहुत उसी से संबंधित चीजों को। चलिए देखते हैं।
देखिए यह क्वेश्चन जो है यह है आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 24। हिस्ट्री से तो नहीं है लेकिन बहुत हद तक हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज है। पहला पॉइंट यह है कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी याद रखेंगे हमारी जो ध्वज संहिता है वह 2002 की है, लेकिन इसको अमेंडमेंट किया गया था हाल ही में 2022 में। और अमेंडमेंट करके अब यह कहा गया था कि अब आप दिन और रात दोनों में फहरा सकते हैं। पहले केवल था दिन में, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद उसको फिर आपको नीचे करना होता था। तो जब अमेंडमेंट हुआ, नेशनल फ्लैग अमेंडमेंट बिल आया 2022 में, तो उसके बाद क्या हुआ, ध्यान रखेंगे इस बात को, उसके बाद अब आप दिन में और रात में भी फहरा सकते हैं, लगातार रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा पॉइंट पहले यह था कि हाथ से मतलब कि बेसिकली खादी का बना हुआ यूज कर सकते थे, अब आप लोग किसी भी कपड़े का बना हुआ यूज कर सकते हैं। इस बिल में यह सब बातें भी थी। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इसी के बाद हमारी सरकार ने 13 से लेकर 15 अगस्त 13 अगस्त से लेकर के है ना 15 अगस्त 2022 को तिरंगा दिवस भी मनाया था इस बिल के बाद। तो पता भी चल गया होगा आप लोगों को, जानते भी होंगे। अब आता है क्वेश्चन पर क्या है। 2002 की संहिता के अनुसार इन्होंने बोला कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मानक जो स्टैंडर्ड मापक है वो 600 मिलीमीटर और 400 मिलीमीटर है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये 900 मिलीमीटर और 600 मिलीमीटर, यानी ये रॉन्ग है। दूसरा है रेशियो दिया गया है कि ध्वज की लंबाई और उसकी ऊंचाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। यह बिल्कुल सत्य है, यानी कथन एक सही है और कथन मतलब पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। तो यानी 24 का उत्तर आपको हो जाएगा डी, कथन एक गलत किंतु दूसरा सही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर भी विचार करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है कि पहला कथन है कि स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर, वैल्यू के आधार पर गोल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। क्या ये सही है? दूसरा है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। क्या यह सही है? तो जरा देखा जाए कि यह सही है कि नहीं है। तो पहले बात जान लीजिए कि ये जो है स्विट्जरलैंड जो है मूल्य के आधार पर स्वर्ण का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर यूएई आता है। सेकंड पर कौन आता है? यूएई आता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, गलत है। दूसरा जर्मनी के पास में। पहले पर कौन है? सेकंड पर जर्मनी और पहले पर है यूएसए। तो यानी दूसरा गलत, यानी इसका आंसर हो जाएगा कथन एक सही किंतु आर दूसरा गलत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि हम लोग साइंस टेक वाले भी पोर्शन थोड़ा बहुत देखेंगे। चलिए देखते हैं। मैं 16 नंबर क्वेश्चन पर जा रहा हूं, जरा देख लेते हैं। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र यानी कि पावर प्लांट, जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है, क्वेश्चन आया हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। बॉयलर होता है, याद रखेंगे, बॉयलर होता है जो पानी को गर्म करता है, स्टीम बनता है, उससे घूमता है टरबाइन। तो क्या ऐसा एक भी नहीं है तापीय संयंत्र जहां पर समुद्र जल का प्रयोग नहीं होता है? ऐसा माना यह गया कि समुद्र जल का प्रयोग आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो फेनोमेना सही है, क्योंकि समुद्र जल का प्रयोग करेंगे तो जब इसको आप हीट करेंगे तो नीचे सॉल्ट जम जाएगा। इससे क्या होगा कि इसको फिर पानी, अगला पानी को गर्म करने में क्या होगा, बॉयलर को और ज्यादा हीट की जरूरत होगी, यानी कोयला और जलेगा। क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा धीरे धीरे, और सॉल्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है, उतना नहीं होता है। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए।
लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि समुद्र जल का प्रयोग नहीं होता है, तटवर्ती क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा एक सही है। दूसरा आइए कि इसमें से कोई भी जल संकट वाले यानी कि वाटर स्ट्रेस एरिया में एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है, ये गलत है। यानी कि प्रयोग नहीं करता है, ये गलत है। ये ऑप्शन मैंने ये गलत किया, इनमें से किसी भी समुद्र जल का प्रयोग नहीं करता, ये गलत है। कोई न वहां पर तटवर्ती क्षेत्र में ऐसा है जो करते हैं। ये भी गलत है कि जो वाटर स्ट्रेस एरिया है वहां पर नहीं है, बिल्कुल है। चंद्रपुरा जो महाराष्ट्र में है वाटर स्ट्रेट है, नागपुर में कई जगह पर थर्मल पावर प्लांट है, वाटर स्ट्रेस एरिया है, वहां पर जल संकट है, फिर भी वहां पर है। तीसरा, इसमें से कोई निजी क्षेत्र का नहीं है, बिल्कुल है सर, अडानी सबसे बड़े हैं। इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत, इसका मतलब कोई भी सही नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलिए। अगले क्वेश्चन पर आते। अगला है बोलबेचिया पद्धति यानी बोलबेचिया मेथड का कभी कभी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में उल्लेख होता है। मतलब बोलबेचिया जो मेथड है उसका यूज किस चीज में होता है। ऑप्शन है मच्छरों से होने वाले वायरल डिजीज के प्रसार को कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रित करने में। ठीक है, पहला तो यह है। दूसरा है, इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग, यहां पर आइए, है ना। अगला है इसका ऑप्शन कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यू इनटू द पैकेजिंग मटेरियल। थर्ड वन है प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, और चौथा है प्रोड्यूसिंग बायोचर फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। बड़े अच्छी ऑप्शन बनाते हैं। यूपीएससी में एक बहुत बड़ी खासियत है कि वह आपको इतने ताकतवर ऑप्शन बनाते हैं कि जिसको नहीं पता है वो भ्रमित हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा ए। सर ये कंट्रोल करता है वायरल डिजीज को जो स्प्रेड होते हैं मॉस्किटो से। कैसे करता है जरा समझिए। ये जो बोलबेचिया मेथड है इसमें क्या होता है, मेल मॉस्किटोज को छोड़ा जाता है और ये जो मेल मॉस्किटोज होते हैं ये अदर मॉस्किटोज को खत्म करते हैं जो वायरल डिजीज को फैला सकते हैं। तो मॉस्किटो के द्वारा मॉस्किटो कंट्रोल करने की विधि है। ठीक है, और इससे वायरल डिजीज भी कंट्रोल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया 18 से लेकर के 1 मिनट। 18वां नंबर क्वेश्चन, ये बेसिकली ज्योग्राफी के सर कराएंगे। चलिए, जो सर अदर क्वेश्चंस होंगे वो मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ साइंस टेक और इसका आपको कराऊंगा। देखिए आगे, अगला क्वेश्चन है एरियल मेटाजोनोमिक्स। एरियल मेटाजोनोमिक्स बेस रेफर्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सर जब आप एयर से ही डीएनए सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे फेनोमेना को कहा जाता है एरियल मेटाजेनोमिक्स, यानी एयर से ही डीएनए को कलेक्ट कर लेना। और देखिए पहला ऑप्शन क्या, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन ए हैबिट एट वन गो। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यही आपका सही होगा। अगला देखिए, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, मैक्रोसैटेलाइट डीएनए। क्या है ये मैक्रोसैटेलाइट डीएनए जिसके बारे में ये क्वेश्चन आया। देखिए मैक्रोसैटेलाइट डीएनए ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बेसिकली यूज होता है, जैसे मैं कहूं कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स, जिसमें आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आपके वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। और इससे ये जुड़ा हुआ है बेसिकली कि हम जान सकें कि हम किससे संबंधित हैं किससे नहीं है। ऑप्शन आइए, पहला ऑप्शन स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा। वही तो है, रिलेशनशिप को ये बताता है, ये मैकेनिज्म से हमें रिलेशनशिप पता चलता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जीनोम सीक्वेंस को काटा जाता है। मान लेते हैं ये जीनोम है, इसका एक सीक्वेंस को काटो और अदर जीनोम सीक्वेंस जो है उसको काटो और इन दोनों को मिलाओ। मान लेते हैं ये एक्स का है और ये वाई का, मान लेते हैं ये फादर है और ये सन है। अब इन दोनों का
आप जीनोम सीक्वेंसिंग से कुछ चीजों को काट करके निकालिए और मिलाइए। यदि वो दोनों ये बात को साबित करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन है, तो इसका मतलब ये जरूर है कि वह पुत्र अपने पिता का है। तो इसी यही टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है, जीनोम को डीएनए को कट करके फिर मिलाया जाता है, यानी एक तरह से रिलेशनशिप डेवलप करना। इसका आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वन मिनट, 26 हो गया, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। 1 मिनट, जहां पर आप लोगों को साइंस टेक का थोड़ा सा मिलेगा, हम लोग वहां पर देखेंगे। आइए 33 नंबर क्वेश्चन पर देखा जाए, साइंस टेक से संबंधित है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू। सर, कार्बन फाइबर्स जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्टील से भी ज्यादा। रेसिंग कार वगैरह में जो आगे की बॉडी बनाई जाती है वह कार्बन फाइबर से बनाई जाती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है और हल्की भी होती है। इससे फ्यूल का खर्च भी कमता है और क्या होता है, ज्यादा लंबी दूरी तय भी की जा सकती है। तो इसका यूज ऑटोमोबाइल में भी है और एयरक्राफ्ट में भी, क्योंकि स्ट्रेंथन भी देता है और हल्का भी होता है। तो इसका यूज दोनों जगह है। अगला है, कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये गलत है, ये रिसाइकिल हो सकता है, इस बात को आप जान लीजिए। बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये रिसाइकिल होता है, ठीक है, इसको बाकायदा आप जान सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल रिसाइकिल होता है जिसमें ब्रेक डाउन किया जा सकता है सामानों को। थर्मल रिसाइकलिंग होता है, थर्मल प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद इसका रिसाइकिल होता है। साइज को रिड्यूस करके भी रिडक्शन ऑफ साइज मेथड भी है, तीसरा मेथड है साइज रिडक्शन मेथड, उससे भी रिसाइकिल किया जाता है। तीन मैंने बताए रिसाइकिल के मेथड। यानी पहला, आप या तो थर्मल प्रोसेस से कर दीजिए, ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा मैंने आपसे कहा मैकेनिकल रिसाइकिल, जिसमें ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर उसका यूज किया जाता है। तीसरा, साइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये होता है, इसका मतलब है एक सही है, दूसरा गलत, ओनली वन ट्रू। देखिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 34 है, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, तो हिंदी माध्यम वाले बोलेंगे सर नहीं पढ़ रहा। देखिए, कार क्रैश या टक्कर पर एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाता है। बिल्कुल फैलता है। दूसरा पॉइंट है, लैपटॉप यदि अचानक धरातल पर गिर जाए तो हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है। तीसरा पॉइंट, स्मार्टफोन जो आप यूज करते हैं कि झुकाव का, जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शित धूम दिया जाता है, पता लगाना। ये बेसिकली तीन चीजों के बारे में स्टेटमेंट है। और इसमें क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरत मापी यानी एक्सेलेरोमीटर का कार्य करता है। मतलब कि कार क्रैश हो गया तो जो ये बैग खुलेगा, इसको आप किससे पता लगाएंगे। लैपटॉप गिर गया तो हार्ड डिस्क तुरंत बंद हो गया, फिर कैसे पता लगाएंगे। और ये स्मार्टफोन झुक गया तो उसको कैसे पता लगाएंगे। तो याद रखेंगे एक्सेलेरोमीटर से तीनों कार्य हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तीनों एक्सेलरेशन संबंधित है। तीनों जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेशन से ही संबंधित है, यानी त्वरण से ही संबंधित है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, तीनों सही। क्वेश्चन नंबर है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का सी, तीनों सही। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें,
निम्नलिखित देशों में से किसके पास अपनी एक मार्गदर्शी नेविगेशन प्रणाली है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान। सर जापान के पास में, जापान के पास में ये मैकेनिज्म है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है वो जापान के पास में बिल्कुल है ना। इसको बोलते हैं क्वासी जेनिथ। क्या बोलते हैं? क्वासी जेनिथ इसका नाम है। इसके सिवाय नेविगेशन सिस्टम यूएसए के पास भी है, जिसको आप जानते ही हैं जीपीएस बोला जाता है। यूएसएस रसिया के पास भी है, जिसको ग्लासनोस बोला जाता है। यूरोपियन यूनियन के पास भी है। तो याद रखेंगे नेविगेशन सिस्टम केवल इन लोगों के 3 के पास तो है ही, साथ साथ जापान के पास भी है। जिसका उत्तर हो जाएगा टी। बड़ा सरल सा क्वेश्चन था ये। 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जरा देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी दूरी में अवधानिक चाल पर प्रधार नोदक होते हैं, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होते हैं। इसका इंग्लिश में देखिए क्या है। जब समझ में कम आए तो जरूर इंग्लिश भी एक बार पढ़ा करें, सही बच्चों को मैं कहता हूं। बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेलेंट एट सबसोनिक स्पीड। जेट प्रोपेलेंट होते हैं सबसोनिक स्पीड में थ्रू आउट देयर फ्लाइट। मतलब कि ये जेट प्रोपेलेंट होते हैं सबसोनिक स्पीड पर थ्रू आउट देयर फ्लाइट, while cruise missile are rocket powered only in initial phase। मतलब कि जेट प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल जो होता है वो शुरू से लेकर अंत तक, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है जो इस पथ को फॉलो करे, पैराबोला पथ को। और बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी की जितनी भी मिसाइलें होती है, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो कोई भी हो, वो बैलिस्टिक मिसाइल ही होता है। और उस मिसाइल में लेकिन केवल शुरुआत में ही जेट प्रोपेलेंट का यूज होता है, बाद में वो अपने वेग से ही नीचे डाउन होता है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। जबकि क्रूज मिसाइल में शुरू से लेकर अंत तक उसको देना पड़ता है, क्योंकि उसको गाइड करना पड़ता है हमेशा। देखिए क्रूज मिसाइल ऐसे चलता है, यदि ये बेस है तो क्रूज मिसाइल ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलता है। क्रूज मिसाइल थोड़ा लो, एटमॉस्फेयर के लो में चलता है। और क्रूज मिसाइल इसलिए अच्छे माने जाते हैं, कम दूरी तो होता है लेकिन वो रेडार की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो धरातल से नीचे चलते हैं। वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो एटमॉस्फेयर के पहले बाहर जाएंगे, फिर एटमॉस्फेयर में दोबारा इंटर करते हैं। चूंकि बहुत ऊंचाई पर जाते हैं फिर रेडार पकड़ में आ सकता है। लेकिन ये बात गलत है कि क्रूज मिसाइल में, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल में थ्रू आउट पूरा फ्लाइट तक जेट प्रोपेलेंट रहता है। गलत है, केवल शुरुआत में होता है और इसमें थ्रू आउट होगा। चलिए आगे आते हैं। अग्नि 5 इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सर गलत है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये वाला पाथ फॉलो करता है और 5000 किलोमीटर क्या है इसका रेंज है। और यह परमाणु हथियार को भी ले आ सकता है और परंपरागत हथियार को भी ले आता है। और ब्रह्मोस जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बल्कि एक क्रूज मिसाइल है जो 350 से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज में है। ये गलत है, ये क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक है, आगे चलिए। यहां तक ही मेरा सेक्शन था। उम्मीद है आप देखे होंगे और समझ सकते हैं क्वेश्चन कहां से आया। मैं फिर कहता हूं पेपर अच्छे था, पिछली बार से कम कट ऑफ जाएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है पूरा पेशेंस बनाकर रखें और बढ़िया से, जिसके भी 42-43 से ऊपर आ रहे हैं वो अपना मेंस की तैयारी करें। अगले वीडियो में आप ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो होंगे उसको आप देखेंगे। तब तक नमस्कार।